300 चीनी सैनिक आए थे अरुणाचल पर कब्जा करने। भारतीय सैनिकों ने बखिया उधेड़ दी। भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार देख चीन की फटी आंखें। जानबूझकर भारत को युद्ध में धकेलने की कर रहा कोशिश। भारत सरकार ने सेना को दिए खुले ऑर्डर। बॉर्डर छोड़कर बिल में घुसे चीनी चूहे। क्या रूस के इशारे पर चीन कर रहा भारत पर हमला। एक तरफ जीरो कोविड नीति के खिलाफ जनता का गुस्सा और दूसरी तरफ धाराशाही होती अर्थव्यवस्था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समय अपने देश में कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इन चुनौतियों का समाधान तलाशने की जगह वो भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर उलझने की साजिश कर रहा है। साल 2020 में जब पूरी दुनिया वुहान से निकले कोविड-19 वायरस का सामना कर रही थी, तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के सैनिक गालवन घाटी में हिंसा कर रहे थे। चीनी सेना के सुप्रीम कमांडर जिनपिंग पहले ही अपने सैनिकों को भारत के साथ जंग के लिए तैयार रहने को कह चुके हैं। इस बार फिर इसी सोच के साथ अरुणाचल प्रदेश के तवांग में साजिश रची गई थी। 9 दिसंबर को तवांग में करीब 300 चीनी सैनिक दाखिल हो गए थे, लेकिन भारतीय सैनिक ने बहादुरी के साथ इन्हें खदेड़ दिया। इससे साफ है कि जिनपिंग के शैतानी दिमाग में कहीं कोई साजिश चल रही है। साल 2020 में गालवन घाटी हिंसा के बाद जिनपिंग ने कहा था कि पीएलए को भारत के साथ युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने जवानों से सारा दिमाग और ऊर्जा युद्ध की तैयारी में निवेश करने के लिए कहा था। हाल ही में हुई राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान शी जिनपिंग ने युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। जीरो कोविड नीति के सख्त नियमों के तहत जनता पहले ही जिनपिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुकी है। जिनपिंग जो अपनी सत्ता की हनक बरकरार रखना चाहते हैं, वो देश की मुश्किलों से ध्यान हटाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में एलएसी पर भारत को उलझाने के अलावा कोई और बेहतर विकल्प नहीं मिल सकता। पिछले दिनों जिनपिंग ने जीरो कोविड नीति के तहत लागू सख्त नियमों में ढील देने का फैसला कर दिया है। जीरो कोविड नीति के खिलाफ चीन के कई हिस्से में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इन प्रदर्शनों में छात्रों की संख्या हैरान करने वाली थी। छात्र अपने उस राष्ट्रपति से पद छोड़ने की मांग कर रहे थे जो आजीवन शासन का सपना पाल रहा है। चीन मामलों के जितने भी विशेषज्ञ थे वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि प्रदर्शन इस हद तक ऐतिहासिक हो रहे हैं। ये तियानमेन स्क्वायर की याद दिला रहे हैं। अप्रैल 1989 में हुआ तियानमेन आज भी ऐतिहासिक प्रदर्शन में शामिल है। विशेषज्ञों की माने तो कोविड नीति में ढील के फैसले को राहत के तौर पर तो देखना ही चाहिए, साथ ही साथ इन्हें जिनपिंग की एक कमजोरी के तौर पर देखना चाहिए। लगातार प्रदर्शनों की वजह से उन पर दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी में सीनियर रैंक्स पर मौजूद दूसरे नेता भी उनके खिलाफ विद्रोह कर सकते थे। विशेषज्ञ की माने तो कोविड नीति में ढील को जिनपिंग की कमजोर नस के तौर पर देखा जाएगा। न सिर्फ उनकी पार्टी के नेता बल्कि अब देश और विदेश में मौजूद चीनी नागरिक भी उन्हें कमजोर नेता के तौर पर देखेंगे। उनका कहना है कि जिनपिंग को जीरो कोविड नीति का मास्टरमाइंड माना जाता है। विशेषज्ञ के मुताबिक जिनपिंग जानते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना को फिर से देशवासियों में जगाकर वो खुद को मजबूत कर सकते हैं। भारत के साथ जंग या जंग की कोशिश या फिर ऐसी कोई भी कोशिश उन्हें जनता का हीरो बना देगी। तवांग में चीन की मंशा पर सवाल उठाना लाजमी है। तवांग में चीनी सेना का हमला अचानक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। ताइवान की सरकार की तरफ से आया बयान इसकी पुष्टि कर देता है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ मानते हैं कि चीन भविष्य में होने वाले हमले की तैयारी कर रहा है। उनकी माने तो चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपना तीसरा कार्यकाल सुरक्षित कर लिया है। ऐसे में चीनी सेना की तरफ से बढ़ने वाला खतरा और ज्यादा गहरा हो गया है। उन्होंने बताया कि कैसे साल 2020 के बाद से चीनी घुसपैठ की संख्या में 5 गुना तक इजाफा हुआ है। उनकी माने तो चीन एक और मिलिट्री डील की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के बाद एक और मुस्लिम देश ईरान बहुत तेजी के साथ परमाणु ताकत बनने की तरफ बढ़ रहा है। लिहाजा ऐसे देशों का डर अब सार्वजनिक तौर पर सामने आने लगा है, जिनकी ईरान के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। इजरायल के बाद सऊदी अरब भी ऐसा ही देश है। इजरायल पहले से ही कहता आया है कि वो किसी भी हाल में ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देगा और इजरायल के ऊपर ईरान के न्यूक्लियर सुविधा केंद्रों पर हमला करने के आरोप भी लगते रहे हैं। वहीं सऊदी अरब ने भी अब कहा है अगर ईरान एक परमाणु ताकत बन जाता है तो फिर पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने रविवार को कहा अगर तेहरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो खाड़ी देशों के देश भी अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। आपको बता दें, ईरान और अमेरिका के बीच साल 2015 में ओबामा प्रशासन के साथ परमाणु हथियारों को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन साल 2016 में डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इस समझौते से बाहर आ गया और अमेरिका ने ईरान पर कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इस दौरान अमेरिका और सऊदी अरब के संबंध काफी मजबूत हो गए थे और ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध सऊदी अरब को राहत पहुंचाने वाला था।
लेकिन अब अमेरिका एक बार फिर से ईरान के साथ परमाणु हथियारों को लेकर नई सिरे से समझौता करना चाहता है। हालांकि अभी तक बात नहीं बनी है, क्योंकि ईरान की एक शर्त यह भी है कि वो समझौते में फिर से तभी आएगा जब अमेरिका प्रतिबंध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करेगा। लेकिन इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर गहरी चिंता जताई है और यूएन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगले 1 से 2 साल में ईरान खुद के परमाणु बमों का निर्माण कर लेगा। ईरान और सऊदी अरब के संबंध हमेशा से कड़वाहट से भरे हैं और सऊदी अरब ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। वहीं ईरान के न्यूक्लियर ताकत बनने की तरफ तेजी से बढ़ते कदम को लेकर जब सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगर ईरान को न्यूक्लियर हथियार मिल जाते हैं तो फिर उसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अबू धाबी में आयोजित वर्ल्ड पॉलिसी कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ओपन इंटरव्यू में सऊदी विदेश मंत्री ने कहा, हम इस क्षेत्र में काफी खतरनाक जगह पर हैं और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्रीय शक्तियां अपनी सुरक्षा को हासिल करने के लिए किस हद तक आगे जा सकते हैं। परमाणु हथियारों को लेकर ईरान और पश्चिमी देशों के बीच की बातचीत रुकी हुई है और पश्चिम का कहना है कि बातचीत रुकने की वजह ईरान की अनुचित मांगे हैं। वहीं यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पश्चिमी देशों का ध्यान भी ईरान से हटा हुआ है, लिहाजा बातचीत को लेकर कुछ खास पहल नहीं की गई है। इस बीच ईरान में 22 साल के लड़के महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत के बाद देशव्यापी प्रदर्शन ने एक बार फिर से दुनिया का ध्यान ईरान की तरफ खींचा है। हालांकि सऊदी अरब हमेशा से ईरान के साथ चलने वाले परमाणु वार्ता को लेकर संदेहास्पद रहा है। कार्यक्रम के दौरान सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने कहा, सऊदी अरब ने परमाणु वार्ता के पुनर्जीवित करने के प्रयासों का समर्थन किया, लेकिन सऊदी की शर्त ये है कि बातचीत का प्रयास शुरुआती पॉइंट के साथ हो, न कि अंतिम पॉइंट के साथ। सुन्नी बहुल्य खाड़ी अरब राज्यों ने हमेशा से ईरान के साथ एक सख्त और मजबूत परमाणु समझौते की वकालत की है और अरब राज्य हमेशा से ईरान की हथियार कार्यक्रम से डरे हुए हैं। खासकर ईरानी ड्रोन, ईरान की मिसाइल क्षमता और ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क्स ने हमेशा अरब देशों को काफी परेशान किया है। ऐसे में अगर ईरान परमाणु क्षमता हासिल कर लेता है तो सऊदी अरब के साथ साथ इजराइल की सुरक्षा भी खतरे में आ जाएगी। लिहाजा सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने कहा, दुर्भाग्य से संकेत अभी बहुत सकारात्मक नहीं है। उन्होंने कहा, हम ईरानियों से सुनते हैं कि उन्हें परमाणु हथियार कार्यक्रम में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये विश्वास जगाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। इसके लिए हमें उस स्तर तक के आश्वासन की जरूरत है। ईरान का कहना है उसकी परमाणु तकनीक पूरी तरीके से नागरिक उद्देश्यों के लिए है।